नमस्कार। भारत के लोकतांत्रिक विकास में मीडिया की क्या भूमिका है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुकांत सिंह राजपूत। सुकांत भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने करीब 30 वर्ष हो गए आपको पत्रकारिता में, अलग अलग मीडिया संस्थानों में आपने काम किया है, पत्रकारिता को बहुत करीब से देखा है। लोकतंत्र में पत्रकारिता की, या कि अभी मीडिया शब्द इस्तेमाल होता है, तो मीडिया की प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या भूमिका है? देखिए, लोकतंत्र में मीडिया ने, अगर मीडिया की भूमिका की बातें करें हम लोकतंत्र के लिए, खासकर भारत के लिए, तो भारत में 3 चैप्टर में आप इनके कार्यकाल को साबित कर सकते हैं। एक आज़ादी के पहले, एक आज़ादी के तत्काल बाद और वर्तमान में। तो आज़ादी के पहले की जो पत्रकारिता थी वो बिल्कुल सच के इतर कहीं नहीं थी। वैसे ही आज़ादी मिलने के बाद की, जो अपन सन 50 तक की बात करें, तो 50 सालों तक की राजनीति में जो बदलाव आते गए उसका सीधा प्रभाव मीडिया पे दिखा, मीडिया संस्थानों में भी दिखा, मीडिया घरानों में भी। लेकिन बेसिकली उस टाइम मीडिया जो थी वो प्रिंट थी, है ना वो इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट हुई थी, ना वेब में हुई थी, और ना सोशल में हुई। तो सोशल मीडिया और ये आने के बाद इसका बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया है। और वर्तमान में लोकतंत्र में अगर मैं भूमिका मीडिया की मानूं तो मुझे नहीं लगता कि वो सही होगा। तो मेरा एक ही जवाब है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के 20 साल वो सही मायनों में लोकतंत्र के लिए मीडिया ने काम किया है। आज़ादी से पहले की जो मीडिया थी उसका एक मिशन था कि हमें भारत को आज़ाद कराना है, अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराना है। आज़ादी मिलने के बाद जो मीडिया रही उसका उद्देश्य था कि हमको अब राष्ट्र निर्माण करना है। लेकिन मौजूदा दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, संचार क्रांति का एक तरह से तूफान आया हुआ है, सूचनाएं तैर रही हैं, कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है, फैक्ट क्या है और झूठ क्या है, ये चुनना जनता के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वर्तमान स्थिति में जो मीडिया की स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बोला मिशन का काम, तो मिशन का काम मीडिया का शुरू से रहा है। कई उद्देश्यों में मीडिया ने अपनी सबल और प्रबल भूमिका अदा की है, इसे बिल्कुल इनकार नहीं करता मैं। लेकिन अगर अपन एक आकलन करें तो कमीशन वाला जो टाइम आ गया है, और जो मीडिया आम तौर पे ये उसकी, ये इसका और वो उसका, ये इस फलाने पंथ का है, ये ढिकाने पंथ का है, तो ये जो सिस्टम आया है, ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कई ऐसे मीडिया घराने, जिसको मैं बोलूँगा कुकुर मुत्तों की तरह एक सीजन में पनपते हैं, तो वो जो पनपे हैं वो आपकी विश्वसनीयता को दांव पे लगा रहे हैं। चुनाव जब होते हैं तब मीडिया बड़ा सक्रिय हो जाता है, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। प्री पोल सर्वे, पोस्ट पोल सर्वे, नेताओं के, विधायकों के वोटों का हिसाब मांगा जाता है, उनके किए हुए कामों का लेखा जोखा पेश किया जाता है। आपको लगता है कि मीडिया चुनावों में जनमत निर्माण को प्रभावित करता है, और अगर करता है तो किस हद तक करता है? देखिए, जनमत को तो वो प्रभावित सीधे तौर पे नहीं करता, लेकिन ये मैं कहूँगा कि मीडिया जो बोलती है वो कुछ लोगों तक के पहुँच रही है या कितने लोगों तक के पहुँच रही है। सवाल ये है, आप किस संस्थान को हायर कर रहे हैं, उस संस्थान को आपने क्या पैकेज दिया, वो क्या आपको दिखाएगा, वो कैसे आपको साबित करेगा जनता और सत्ता के करीब, तो ये उस पर डिपेंड करता है। अब रही बात मीडिया की ईमानदारी से काम करने की, तो कुछ चैनल सर्वे की जो बात कर रहे थे आप, तो चुनाव में सर्वे, मीडिया का जो सर्वे होता है, आप देख लीजिए, हमेशा फेल हुआ है। कभी भी वो एग्जाई नहीं रहा, या कभी भी वो सच के करीब नहीं रहा। हाँ, सबके सब फेल हुए। इक्के दुक्के जो चैनल हैं जिन्होंने थोड़ी ईमानदारी बरती अपनी पत्रकारिता में, थोड़ा सही सर्वे किए, ज़मीन में उतर के किए, है ना, दलदल में जाके किए, गाँव में घुसकर किए, लोगों से बात किया, तो ये जो अलग अलग तरीके का था, तो उसमें इक्की दुक्की मीडिया होगी, गिनती की उंगलियों में भी गिन लेंगे उसको, तो उन लोगों ने सही किया था, लेकिन वो भी सच के करीब नहीं थे। तो जनतंत्र और जनता का जो विचार है उसको जब मीडिया ही नहीं पढ़ पाएगी तो उसको नेता कहाँ से पढ़ेंगे? लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं जो संविधान में वर्णित हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मीडिया ने खुद को चौथा स्तंभ स्वघोषित रूप से घोषित कर दिया है कि हम आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, चूँकि
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मिली है वो तो आम आदमी को भी मिली है, लेकिन हम लोकतंत्र के खंभे हैं और इन शासन के तीनों अंगों पर नज़र रखते हैं। आपको लगता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका वर्तमान में मीडिया सही तरीके से निभा रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो व्यवस्थाएं हैं और ये जो संघ के जो 3 स्तंभ जिनको बोला जा रहा है, तो ये 3 स्तंभ वाकई में सम्मानीय है और अपने कार्य से हो सकता है कोई चूक या ऊंच नीच होती हो, और बड़े देश में होता है ऐसा, लेकिन इसके बिना पे अपन तीनों व्यवस्थाओं को बर्बाद करते हुए एक व्यवस्था को स्वयंभू बना दें कि नहीं मीडिया ही सब कुछ है, मीडिया ही सारी चीज़ें करेंगी, मीडिया ही दिखाएगी, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया को जनता की आँख और कान कहा गया है। जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी सुनवाई ना तो नेता के दरवाजे पर हो रही है, ना प्रशासन का कोई अधिकारी सुन रहा है, न्यायपालिका में जाऊंगा तो वहाँ इतना लंबा मामला चला जाएगा कि मेरी उम्र गुजर जाएगी और मुझे न्याय नहीं मिलेगा, वैसी स्थिति में जो पीड़ित व्यक्ति है, जो आम जनता है, वो मीडिया की ओर ही देखती है। मई 2018 का किस्सा अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को भी अपनी बात करने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ा। अगर लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका नहीं है तो आप 4 जजों के मीडिया के सामने आने की स्थिति को कैसे देखेंगे? देखिए, मीडिया को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आम जनता की जो आवाज़ बनना है या आम जनता की न्याय की बातें करना है, आम जनता को इंसाफ दिलवाने की है, तो वो कौन दिलवाएगा? तो जब वो 3 जगह, पहले कहाँ गया वो? पहले वो मीडिया में गया? नहीं, पहले वो व्यवस्थापिका के पास गया, कार्यपालिका के पास गया और न्यायपालिका की शरण में गया। जब वो तीनों जगह से वो जनता या आम जनता या व्यक्ति वो जब निराश हुआ है, तब उसके पास एक ही विकल्प बचता है कि अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताए और खुद को साधु समझे या खुद को साधु साबित करे। तो मीडिया की वहाँ पर भूमिका सिर्फ ये है कि वो साधु उसको बताना चाह रही है। लेकिन आप देखिएगा, आप हिसाब लगा लीजिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कितने बार अभी तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज की सिर्फ एक ही बार समस्या आई, बाकी उनका फील गुड चलता रहा, या वो खुश हैं, खुशहाल हैं? नहीं, क्योंकि कभी भी वो मीडिया के सामने नहीं आए। ये बड़ा मुद्दा था। हो सकता है जो भी जैसा उनका है न्यायाधीशों का, लेकिन उनको एक आवाज़ चाहिए थी, आवाज़ पहुंचाना था। अब रही बात आँख नाक कान की, तो मेरा एक सीधा सा उदाहरण है कि एक तरफ से हम गाय को जो मैं देख रहा हूँ और वो गाय का रंग देख रहा हूँ कि वो काली है, तो मीडिया उसको, सारे मीडिया को वो कैमरे में दिखेगी काली ही। लेकिन मीडिया अभी एक मुख्य भूमिका को छोड़ दी है कि वो गाय के दूसरे तरफ जाके उसका कलर नहीं दिखना चाह रही है कि वो वाकई में लाल है, वाकई में काली है, ये वो चितकबरी है। क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया व्यवस्था परिवर्तन में बहुत बड़ा रोल निभाता है? वर्ष 2009 में जब मनमोहन सिंह सरकार यूपीए 2 की गवर्नमेंट बनी और उसके अगले साल ही जब सीएजी की रिपोर्ट आई और उसमें से जो मुद्दे निकल के आए, घोटालों का जिक्र हुआ और मीडिया ने जिस तरह से उनको जनता का मुद्दा बना करके पेश किया और एक के बाद एक घटनाक्रम जो देश दुनिया के पटल पर दिखाई दिया और उसका नतीजा रहा कि एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ में व्यवस्था में परिवर्तन हो गया, तो आप नहीं मान देंगे कि मीडिया वाकई में अपनी भूमिका सही निभा रहा है? इसको मैं मानूंगा कि मतदाता अपनी भूमिका सही नहीं निभा रहे हैं। मतदाताओं के मुंह में बैठ के मीडिया बोल रही। अब आप अगर परसेंट निकाल लें जन जागरण का या शिक्षित वर्ग का या संभ्रांत वर्ग का, तो भारत में इसकी अगर परसेंटेज निकलेगी तो ये बहुत कम है और ये सेट नहीं होते। अब बचते हैं जो आधी से ज़्यादा जो आबादी और हमारी हिंदुस्तान की जो आवाम है, वो आधी से ज़्यादा या तो शिक्षा से दूर है या शिक्षित है या पहले ही कई तरीके की भ्रांतियों में, कई तरीकों की व्यवस्थाओं में फंसी हुई है। तो उसको साधारण तरीके से अपनी जॉब करना है, घर वापस जाना है या अपने धंधे को करा, अपनी मेहनत मजदूरी की और वो घर पहुंचा। अब घर पहुंच के उसके लिए मनोरंजन का साधन सस्ता बोल रहा हूँ मैं, सस्ता मनोरंजन का जो साधन है वो आपको दिखता है एक टीवी। अब टीवी में आज के वर्तमान परिस्थितियों में बहुत सारे चैनल हैं, लगेंगे तो चैनल ही, और या तो रिपीट होगी पिक्चरें। तो वो जो सारी पिक्चरों को देख चुका है उसको रिपीट पिक्चर दिखना नहीं है, तो वो सोचता है कि चलो हाल चाल पूछ लें, देख लें कि इस बार किसका चुनाव में पाला भारी रहेगा, पलड़ा। तो वो उस चक्कर में आधी से ज़्यादा जनता मीडिया के शिकंजे में आ जाती है। और फिर मैंने तो पहले ही बोला है कि कुछ मीडिया उधर की है, कुछ इधर की है। कौन
पंथ की है, कौन वाद चला रहा है और कौन अवसरवाद चला रहा है। तो ये तो निर्णय जनता कर ही रही है। तो आमतौर पे मेरा ये कहने का मतलब है कि जो शिक्षित जनता है वो घेरे में नहीं आ रही, और अशिक्षित या जो राजनीति को उस तरीके से ले ही नहीं रहे, तो वो ठगा जा रहा है मीडिया के थ्रू। मीडिया में जो देख रहा है, जो बिक रहा है, तो वो चल रहा है, तो मतदाता उसमें प्रभावित होते ही हैं। 2009 में भारत में स्मार्टफोन का आगमन हुआ, 2G से 3G में टेक्नोलॉजी कन्वर्ट हुई, सोशल मीडिया का भी दौर भारत में शुरू हुआ और उसके बाद में टीवी न्यूज़ चैनलों की एक तरह से बाढ़ आई, तमाम संख्या में न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स भी आए। तो सूचना के तमाम साधन पब्लिक के पास जब मिले, तो जनता को जन मुद्दों को समझने या विचारशीलता पैदा करने और अपनी बात को सही तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए मीडिया ने एक नया हथियार जनता को दिया, आप मानते हैं? नहीं, एक और दुकान खुल गई, ये मैं मानता हूँ। मीडिया को दुकान शब्द से बड़ा प्रचारित किया जाता है, क्यों? क्योंकि दुकानदारी हो रही है। एक योजना प्रधानमंत्री जो करते हैं उसको 3 मीडिया सराहती है जो टॉप की रहती है, फिर 2 मीडिया उसका इनकाउंटर करने के लिए तत्पर रहती है। अब रही बात क्षेत्रीयता वाली, तो जो आपने बोला वेब का, तो हम जो संगठित मीडिया जो थी, जो पहले एक देश बोलता था, ऐसा लगता था उस समय की पत्रकारिता में, पूरा देश वो बोलता था और वो देश के मुद्दे होते थे, जनता के मुद्दे होते थे, जो अभी भी आमतौर पे वही हैं, पानी, बिजली, वही व्यवहारिक दिक्कतें। लेकिन अब आप देखिएगा, जब से वेब और संचार क्रांति हुई, सूचना क्रांति हुई, तो वेब, हर कोई एक आईडी लिया है, हर कोई एक यूट्यूब खोल लिया है, हर कोई एक वेब पोर्टल खोल लिया, और उसने जो अपने अधोदिमागी तरीके से जो एक चीज़ों का असेसमेंट किया, उस असेसमेंट को उसने जस के तस परोस दिया, उसमें कोई रिसर्च नहीं किया। तो जनता, जो जितने भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, व्यूअर्स हैं, उसके दर्शक हैं या उसके प्रशंसक हैं, तो वो चाहते हैं कि नहीं, यही जो बोल रहा है वो चीज़ें पत्थर की लकीर है। तो आमतौर पे वेब का, संचार क्रांति का जो दौर आया, उसमें क्षेत्रीय मीडिया की बहुत भूमिका रही। तो एक क्षेत्रीय मीडिया कुछ और बताती है जनता और भारत की और देश की समस्या, राज्य की समस्या है, और देश की मीडिया जो राष्ट्रीय मीडिया है वो कुछ और बताती है। तो मतदाता कंफ्यूज हो रहे हैं, और इसलिए आप देखिएगा कि कहीं कांग्रेस किसी राज्य में ज़्यादा हो जाती है और जीत जाती है, और राज्य के चुनाव का जो रिजल्ट होता है विधानसभा का, लोकसभा में बिल्कुल उसके विपरीत होता है। ये परिणाम आपने देखा ही, ये उसी का परिणाम। आप मानते हैं कि मीडिया अपनी भूमिका सही नहीं निभा रहा है? अगर मीडिया एकदम सही नहीं हो करके गलत ट्रैक पर चला गया है, तो भारत में लोकतंत्र की जो इमारत है वो तो लड़खड़ा जाएगी। तो भारत में वर्तमान में आप लोकतंत्र की स्थिति कैसी देखते हैं? नहीं, मैंने गलत ट्रैक पे जाने की बात किया है, लेकिन मैंने नाउमीदी वाली कोई बात नहीं की है। एक प्रबल और एक सशक्त मीडिया के लिए नियम बनने चाहिए, उनके निर्देश सख्त हों, उनको मतलब एक तरीके से दायरे में बांधा जाए कि भाई आपको अनुशासित तरीके से ये चीज़ें करनी हैं। जैसे एक स्वतंत्रता मिल गई थी, अभी हाल में ही विनोद दुआ जी जो हैं अपने, उनके ऊपर एक निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज़ादी मुंह की ठीक है, लेकिन वो किसी के चरित्र हनन में आ जाए, किसी का चीरहरण करने लगे, या वो सच को बिल्कुल रिसर्च ही नहीं किया है, सच से बहुत परे हैं, और उसको सच साबित करने के लिए वो यूट्यूब या दीगर संचार क्रांति की वो सुविधाओं का उपयोग करे और झूठ बोलने की कोशिश करे, तो मेरे ख्याल से गलत ट्रैक में आ गई है। इसके लिए एक सशक्त और एक मजबूत नियम बनने चाहिए। अभिव्यक्ति स्वातंत्र अधिकार के तहत खुद को स्वतंत्र कहने वाली मीडिया, आप मानते हैं कि वर्तमान भारत में पत्रकारिता स्वतंत्र है? देखिए, मीडिया की भूमिका, सरकार बदलती है तो मीडिया की भूमिकाएं बदल जाती हैं। ये आमतौर पे आप आम सर्वे करवा लें, जनता से करवा लें, पब्लिक ही हमारी नज़दीकी है, तो पब्लिक आजकल मीडिया पे क्यों नहीं भरोसा कर रही? क्यों पब्लिक पत्रकार को गाली दे रही? क्यों अधिकारी या नेता या मंत्री, क्यों सरकार में आने के बाद वो हमको धुतकारते हैं या पूरी मीडिया को धुतकारते हैं या हे दृष्टि से देखते हैं? कहीं ना कहीं हमारे में गलती है, और उस गलतियों को सुधारने के लिए एक पुख्ता नियम की ज़रूरत है। अभिव्यक्ति की बात रही, तो मैंने आपको पहले ही बोला, अभिव्यक्ति का और आज़ादी का ये मतलब नहीं होता कि हम किसी को टारगेट करें, किसी को लक्ष्य करें। सच्ची पत्रकारिता का एक परिणाम और उसके अनुभव
उसका अलग मज़ा है। यूपीए 2 का शासनकाल और एनडीए 1 और एनडीए 2 का शासनकाल और उसमें मीडिया कितना अंतर पाते हैं? मैंने बताया ना, मौसमी मेंढक है। तो जो उस टाइम थी सरकार, तो मौसम अलग था, तो इसमें तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। मीडिया में क्या सुधार चाहते हैं आप ताकि भविष्य की मीडिया अच्छी हो और वो लोकतंत्र को स्वस्थ रखने में अपना योगदान दे? मीडिया में 3-4 प्रकार के एक वो पंथ चल रहे हैं, संप्रदाय। एक जो एक्चुअल में पत्रकार है, चाहे वो झोला छाप रहा है या खद्दर का कपड़ा पहनता हो, दाढ़ी बड़ी हो, बेतरतीब बाल हो, बिना डाई किया हुआ बाल हो, तो एक पत्रकार वो है। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो वैसे ही बन के हमको भूत जैसे घूमना है। हमको सूटेड बूटेड लोग भी मिल रहे हैं, उनका अलग एक और है उनका बना हुआ है। एक हमें मिलते हैं बोल बच्चन, जो ज़्यादा बोलते हैं, लिखते कम हैं, दिखते कम हैं, लेकिन उनका बोलना जो है वो सीमा की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा पार करके बोलते हैं। तो ये जो 3 कैटेगरी के जो पत्रकार हैं, उसमें हमको विशुद्ध तौर पे जो पुरानी पत्रकारिता, जब एक सिंगल खबर कहीं छपती थी, या उस टाइम तो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक थी नहीं, तो सिंगल खबर भी छपती थी, तो जिसके खिलाफ में छपती थी उसके घर में मातम का माहौल रहता था और वो कांप जाता था। वो सम्मान मेरे ख्याल से आज नहीं है। पत्रकारिता पर ब्लैकमेलिंग के बड़े आरोप लगने लगे हैं कि वो उगाही का एक नया हथियार बन गया है और जन सरोकारी मुद्दा कहीं गौण हो गया है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की स्थिति आप कैसे देखते हैं? एक वो जो शहर में रहकर की जा रही है, एक वो जो बस्तर और आदिवासी अंचलों में ग्रामीण क्षेत्र में की जा रही है, कितना फ़र्क नज़र आता है आपको? देखिए, भ्रष्टाचार तो गांव से लेकर शहर तक के है, तो ये नहीं कह सकते कि गांव में ज़्यादा है शहर में कम है, या शहर में ज़्यादा है गांव में कम है। अब रही बात पत्रकारों के ऊपर ब्लैकमेलिंग के आरोप की, तो मेरा सीधा सा सवाल है कि वो व्यक्ति ब्लैकमेल हो क्यों रहा है? पत्रकार ने तो कुछ मेहनत किया कि उसकी खोजी खबर निकाली, उसने कहाँ गड़बड़ किया था, उसने वो समाज को कितना नुकसान पहुंचाया, उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि नहीं निभाई सही तरीके से, या वो वाकई में सरकारी कारिंदा या अधिकारी है, तो वो कितने ईमानदारी से अपने काम में है। तो जब उस पर रिसर्च किया है, उसने मेहनत किया है, और वो खबर वो जाके अगर उसको बताता है, या उसको मालूम भी होती है कि फला पत्रकार मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो 2 तरीके से होता है। या तो वो पत्रकार को खरीदने की कोशिश करता है, और स्वाभाविक सी बात है, आपको भी अनुभव है कि पत्रकारिता में वाकई में घर चलाने लायक है कि नहीं सैलरी किसी की, या प्रदेश स्तर में आपको ज़्यादा मिलेंगी ब्लैकमेलिंग की आरोप। लेकिन मैं उनको आरोप ही बोलूँगा, उनको मैं पुख्ता सिद्ध दोष आरोपी नहीं बोलता। पत्रकारों का कोई एक सिद्ध दोष आरोप बता दीजिए कि उसको ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा हो और वो वाकई में सिद्ध दोष पाया गया हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो जो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं? पहले तो इन्वेस्टिगेशन शासन और सिस्टम को तो, और सरकार को तो उनकी करनी चाहिए, ना कि पत्रकार की, कि पत्रकार ने कितना किसी को ब्लैकमेल किया। इसका जिम्मेदार कौन है इस स्थिति का? देखिए, इसमें दोनों लोगों की बराबरी का है। इसमें पत्रकार भी उतने ही शामिल है, या गलत नियुक्तियाँ। एक समय होता था कि सिलेक्शन होता था, बाकायदा 4-4 पन्नों की टॉपिक दे के खबरें लिखते था व्यक्ति, और उसके बाद वो पत्रकार बनता था, चयन होता था, वो महीनों कलम घसता था, और उसके बाद वो एक मुकाम पाता था, खोजी पत्रकारिता करता था, एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग लाता था, मेहनत करता था। अब आप संचार क्रांति में आपको सारी चीज़ें इंटरनेट और नेट में मिल रही हैं, व्हाट्सअप में आ जा रही हैं, फ़ोटो आपको मिल जा रही हैं, आप खबर टेबल डिस्पैच बना रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन का नाम खत्म है। आप उसमें तर्क कर नहीं पा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, आप टेबल में बैठेंगे तो कुतर्क ही करेंगे, तो आपकी वो खबरों में दिखने लगा है। तो खबरों की विश्वसनीयता की बात करें, वो भी खत्म। पत्रकार की मेहनत की बात करें, वो खत्म। और संस्थान भी वो सुविधाएं नहीं दे रहा है कि पत्रकार छाती ठोक के बोले कि मुझे तेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरी संस्थान मुझे बहुत देती है। ये कोई बोल सकता है पत्रकार? तो सबका एक रेट तय हो गया है, और ये अब चल रहा है, ये सिस्टम में आ गया है। तो इसको आप दोष नहीं दे सकते कि ये सिर्फ पत्रकारिता का मामला है, ये व्यवस्था का मामला है। लेकिन सरकार जो है, सरकार करप्शन कर रही है, तो करप्शन करेगी तो रिपोर्टर खबर करेगा, रिपोर्टर खबर करेगा तो उसको खरीदने की कोशिश होगी, और अगर वो सफल हो गए तो हम ब्लैकमेलर हो गए, और अगर वो नाकाम हो गए
तो फिर जेल में ठूस देते हैं किसी न किसी आरोप में। तो ऐसा ये जो प्रेशर गेम चल रहा है तो चाहूँ और से, इसमें गलती एक की नहीं है, इसमें दो तरफा है। देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में मीडिया की कोई भूमिका पाते हैं आप? बिल्कुल, इसमें तो मैं पाता हूँ। मीडिया ही नहीं, अभी वेब भी, जो अभी के जो इलेक्ट्रॉनिक और वेब और सोशल मीडिया में भी देखेंगे हम, तो आज हमें अपने राज्य से निकलने में भी बड़ी तकलीफ हो जाती थी कि कहाँ जाएंगे, क्या चीज़ें हैं, वहाँ की क्या खासियत है, या वहाँ का भोजन कैसा है, वहाँ का स्वाद क्या है, वहाँ की परंपराएं क्या हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो जैसे एक मामूली सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आज के 20 साल, 25 साल या 50 साल पहले छत्तीसगढ़ का वजूद भी नहीं था, छत्तीसगढ़ को जानते भी नहीं थे, लेकिन आदिवासी क्षेत्र था। अब वर्तमान में भी जो मीडिया भूमिका बनाई थी, तो 20 साल तक एक परसेप्शन था छत्तीसगढ़ के लिए कि यहाँ तो नक्सली हैं, मतलब राजधानी को भी वो नक्सली बेल्ट ही मानते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा एक बहुत सशक्त भूमिका निभाई गई है क्षेत्र की असल पहचान बनाने में, कि यहाँ पर सिर्फ आतंक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आदिवासी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अनपढ़ नहीं है, यहाँ सिर्फ भात खाने वाले लोग नहीं हैं, यहाँ पर सारे लोग हैं, और हमारा छत्तीसगढ़ एक संपूर्ण भारत जैसा है। तो ये एक मीडिया के मार्फत ही जारी हुआ है और लोगों को मालूम हुआ है। नक्सलवाद, उग्रवाद, क्षेत्रवाद, इसके अलावा कुछ सामाजिक बुराइयां जैसे नशाखोरी, भ्रष्टाचार और जमाखोरी, इस तरह की जो दूसरी बुराइयां हैं, रिश्वतखोरी, इन पर लगाम लगाने और नक्सलवाद जैसी समस्या को कुछ कम करवा पाने में या उसको सच्चाई जनता के सामने रख पाने में मीडिया ने कोई ऐसी भूमिका निभाई है जिससे आप कह सकें कि नक्सलवाद मीडिया की वजह से कुछ कम हुआ है? नक्सलवाद तो खत्म ही है, नक्सलवाद तो असल नहीं है। जो अभी नक्सलवाद है वो नकल है। तो मैं तो नक्सलवाद को बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ, ये नक्सलवाद है ही नहीं। और जो उटपटांग आतंक मचा के डरा के ग्रामीणों को भी पिटवा रहे हैं, पुलिस को भी टारगेट कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, तो मैं तो मूलतः नक्सलियों के खिलाफ हूँ। और नक्सलवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो नकली लोग हैं। हाँ, मीडिया ने समय समय पे गाहे बगाहे जो ग्रामीण पिसे बीच में, उनकी भी बातों को सामने लाई है सरकार के, और देर सवेर सरकार ने भी माना कि हाँ ये गलतियाँ हुई हैं शासन से, पुलिस से, प्रशासन से। और वैसे ही जो असल में नक्सलवाद के नाम से जो नंगा नाच कर रहे थे, उनका भी असल चिट्टा और कच्चा चिट्टा खोली मीडिया ने। तो भूमिका तो मीडिया की बहुत अच्छी है वहाँ पर। लेकिन हाँ, दूर करने वाले बात की जो बात हो रही है, तो अगर दूर होती तो मेरे ख्याल से तो नेशनल मीडिया ने इतना हड़बड़ाई, इतना बोली, इतना चर्चा की और इतना हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बोलते हैं कि फलां संस्थान, दिल्ली की फलां संस्थान में बैठे हुए हैं नक्सली, तो टॉप की पोस्ट में बैठे हैं नक्सली। तो मैं ये नहीं मानता कि मीडिया के बोलने से नक्सली सुधरेंगे, या नक्सली वाकई में नक्सली हैं भी कि नहीं। अब रही बात जो इनकम की या पैसों की या इसकी, तो सभी अपनी ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए पहले काम करते थे। पहले लिविंग स्टाइल अलग थी, खान पान अलग था, पड़ोस में क्या चल रहा है वो चक्कर नहीं होता था। लेकिन अब अड़ोस पड़ोस को मेंटेन करना है, स्टेटस मेंटेन करना है, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, तो ये सारे जो खर्चे हैं वो एक सैलरी से नहीं निकल सकते। तो लोग अपनी अपनी तरीके से संभावनाएं खोज रहे हैं। आप मानते हैं कि मीडिया पर अर्थतंत्र ज़्यादा प्रभावी हो गया है और लोकतंत्र कहीं कम हुआ है? बिल्कुल। आप ये देखिए कि अभी अधिकांश जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय भी जो टॉप की जो न्यूज़ मीडिया संस्थान हैं या घराने हैं, वो किन के कब्जों में? क्या वो गरीब हैं? क्या वो वाकई में मिशन के लिए काम कर रहे हैं? वो एक स्थापित हैं, 28, 35, 40 संस्करण चला रहे हैं 25 राज्यों में, 23 राज्यों में। तो क्या एक वाकई में ये सच्चा पत्रकार ये कर सकता है? ये जो मूलतः अपना बिजनेस मीडिया से ही कमाता हो और अपने मीडिया से ही कमाई हुई चीज़ों को वो कर्मचारियों को, मातहतों को, पत्रकारों को सैलरी भी बांटता हो, वो अपने स्टाफ को भी बांटता हो, अपना खर्चा निकाले और अपना परिवार चलाएगा? नहीं, संभव नहीं। तो जब से ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला जो प्रोजेक्ट हुआ है मामला, और आप देखिए सभी लोग ने हायर किया, तो वो अधिकांश जो बड़े अखबार और बड़ी संस्थानें हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक का एक राष्ट्रीय चैनल है, उसको चलाने के लिए महीने का जो खर्च है वो एक उद्योगपति ही उठा सकता है। तो जब मीडिया में उद्योगपतियों का हस्तक्षेप होगा, तो आपकी मीडिया और आप कितने भी ईमानदार पत्रकार हो, आप कैसे सही रास्ते पे चलेंगे?
भविष्य का भारत में लोकतंत्र और मीडिया का स्वरूप कैसा देखते हैं आप? संभावनाएं तो कम दिखती हैं आमतौर पे। इस पे तो वाकई में वक्त ही बताएगा। ये इसका जवाब जो है वो वक्त के गर्त में है। ये थे सुकांत सिंह राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के। उन्होंने मीडिया को लेकर के जो लगने वाले तमाम आरोपों पर बेबाक तरीके से अपनी राय जाहिर की है और उम्मीद भी जताई है कि मीडिया में कुछ सुधार की आवश्यकता है, लेकिन वो सुधार क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो उन्होंने वक्त पर छोड़ दिया है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।